वो अपना छापते रहते, लेकिन उनको अपने से ज्यादा चिंता उन प्रकाशकों की थी और सॉरी उन लेखकों की थी, उन कहानीकारों की थी अपने पहाड़ के, जो नहीं छप पाते थे। तो उन्होंने अपना प्रकाशन शुरू करके, अपनी पत्रिका शुरू करके उनके लिए एक मार्ग बनाया, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतना जगाई कि आप लोग करिए। और लेकिन भिनसर प्रकाशन जो है वो उन्होंने खोला था बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही उत्साह से। वो भिनसर प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद जो है बंद हो गया, क्योंकि वो एक विराम सा लग गया। लेकिन आज उनकी साथ को उनके पुत्र विनोद ढोंडियाल जी जो है वो बहुत उस पर अलकनंदा कुछ साल हो गए उसको, और सुकून अविरल चल रही है। वो अलकनंदा पत्रिका के रूप में अविरल प्रवाहित हो रही है और उसका श्रेय जो है विनोद ढोंडियाल जी को ही जाता है, जो विषम परिस्थितियों में भी अलकनंदा को निरंतर प्रकाशित करते रहने के लिए आज पत्रिका अपने प्रकाशन के लिखा गया है। तो 50 साल से ऊपर, तो अब 75 साल जब पत्रिका हो जाएगी तब 75+ दिया जाएगा। उसकी बैनर है वो स्वरूप जी की आत्मवाणी, तो कितना खुश होती होगी आप सोच सकते हैं इस चीज को। और वो पत्रिका के प्रति भाई विनोद की निष्ठा को देखते हैं, उनके बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो उनका हौसला बनाए रखते हैं और जिसके बल पर वह इसे प्रकाशित करने का दम भरे हुए हैं। एक शुभचिंतक के रूप में मैंने भी अपने लंबे पत्रकारी अनुभव को पत्रकारिता के कंटेंट को समृद्ध करने में एक मिशन के तहत समर्पित किया हुआ है। मैं उनकी पत्रिका को जो है एक मिशन को ही मानती हूँ, क्योंकि मुख्यधारा की पत्रकारिता से विराम लेने के बाद मैंने जो है उस पत्रिका को अपना समर्पित किया हुआ है अपने को, कि जो भी मेरी तरफ से मदद बनेगी मैं करूँगी, जो मैं कर सकती हूँ। और ऐसे ही समाज के हर व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत से उनको जो है कोशिश करते हैं कि उनको सहयोग दिया जाए। लेकिन 100 सवालों का एक ही सवाल है कि बिना आर्थिक संसाधनों के पत्रिका आखिर कब तक सर्वाइव करेगी। बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, बड़े बड़े जो टाइम्स ऑफ ग्रुप हो गया, आपका हिंदुस्तान ग्रुप हो गया, इस तरह की सारी पत्रिकाएं तो न जाने कब की बंद हो चुकी हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में जब हर व्यक्ति पत्रकार बना हुआ है, हर व्यक्ति कवि बना हुआ है, हर व्यक्ति लेखक बना हुआ है, क्या जरूरत है उसमें से किसी पत्रिका को देखने की। तब भी एक पत्रिका अगर चल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिशन है जो चल रहा है। खासकर आज के भागम भाग वाले दौर में मीडिया स्वरूप जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे हिसाब से यही होगी कि साहित्य और खासकर उत्तराखंड के प्रति समर्पित लोग जन सरोकारों की इस पत्रिका के अनवरत प्रकाशित होते रहने के लिए अपने अपने स्तर पर सहयोग बना के रखेंगे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसा हमारा सबसे गुजारिश भी है कि सारे लोग जो है, जितने भी हमारा कम से कम उत्तराखंड का समाज जो है, जो आज इस रूप में सक्षम है कि वो कर सकता है, उसे पत्रिका के लिए अपने स्तर पर कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। ये हमारा विनम्र आग्रह रहता है। आपको बता दिया है कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी, तो इसलिए है, लेकिन सितंबर का जो अंक होता है, क्योंकि उनका जन्म जयंती वाला अंक होता है, इसलिए किसी भी तरह से इस पत्रिका को निकाला ही जाता है। तो वही अंक इस समय हम विमोचन के लिए उसको बुला रहे हैं कि डॉक्टर बीसी लखेड़ा साहब वो इस मंच पे आए और केपी ढोंडियाल, डॉक्टर पवन भंडारी और सुखनंदन ढोंडियाल जी। कौन? वो तो बोलिए सुखनंदन ढोंडियाल जी। अच्छा, के मणि ढोंडियाल जी भी आप आए प्लीज।
व्यक्त किए जा सकें। जैसे पिछले दिनों हमने मार्च में जब उनके ऊपर पत्रिका के 50 साल पूरे होने पर जो आयोजन किया था, तो उसमें हम लोगों ने पहाड़ में जो बाघ की समस्या है, बाघ जो एक बहुत बड़ा विषाद बन चुका है पहाड़ के लिए। हालांकि प्रकृति के संरक्षण उसके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहाड़ के जनजीवन के लिए बाघ और जंगली बाकी जानवरों ने बहुत वहाँ उत्पात मचाया हुआ है, और लोग पलायन का सबसे बड़ा कारण आज उसी को मान ले रहे हैं और उसका कोई विकल्प नहीं हो। तो इसलिए जो वहाँ बाघ मारने वाले जो 50 बाघों को जो मार चुके हैं अब तक, डॉक्टर भूखे जो बहुत बड़े उनको बुलाया, उनकी पूरी टीम को बुलाया गया था, और वो एक बहुत ही आयोजन बहुत महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध हुआ, और सबने जो है उसको एक, तो इस तरह की समस्याएं जो है पहाड़ से जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं के निदान का जो मार्ग प्रशस्त करना है अगली पीढ़ी को, वही हमारा आज के इस तरह के आयोजन का स्वरूप है कि इस स्थिति में इस तरह की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे आना चाहिए। और जो भी विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं वो सब किसी न किसी रूप में अपने उत्तराखंड के प्रति इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं के प्रति चिंतित हैं। तो उन्हें जरूर जो है, जो भी व्यक्ति हैं वो जिन्हें जैसा लगता हो, अगर वो मंच पर मैं आमंत्रित करूँगी तो वो सीमित शब्दों में जो है उस चीज़ को जरूर कहिएगा, क्योंकि स्वरूप जी का मिशन उसी रूप में पूरा होगा। उनको तो याद करने का नहीं हमारा ये रहेगा। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर हेमा मुनियार जी को कि वो आकर के स्वरूप जी के ऊपर जो है उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व पे कुछ बोले, और साथ ही चल रही होती है अपने समाज के लिए। जय बद्री विशाल राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने भर जन्म भवबीजा नाम जन्म सुख संपदाम तर जन्म यम दूतानाम राम रामेति हर जन्म राम रामेति हर जन्म। जन सरोकारों को समर्पित पत्रिका रविंद्र के संस्थापक संपादक रहे श्रद्धेय श्री स्वरूप ढोलिया जी, जिनकी जयंती का एक पुण्य पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है हम सभी लोगों के बीच में। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और उनके बारे में अभी सुषमा जी ने बताया कि, और जो हम सब लोग विदित हैं उनके बारे में, क्योंकि उनसे मेरा भी परिचय रहा है। जब हम दिल्ली में लोधी कॉलोनी में रहते थे तब उस समय उनसे मेरा भी परिचय था, और हमारा उनका आना जाना भी हुआ था। तो एक कहानीकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में, और जो उन्होंने गढ़वाली नाटक लिखे उसके रूप में, और फिर एक जो परिचय पुस्तिका उनके द्वारा लिखी गई, जिसके लिए उन्होंने उस स्थिति में भी जब उनके संसाधन नहीं थे, आने जाने की इतनी सुविधाएँ नहीं थी, उस समय उन्होंने घर घर जाके उसके लिए सारी सूचनाएँ एकत्रित की, सब जाकर वो इन सूचनाओं को एकत्रित करते थे। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके ये सारे कार्य थे, और हमारे इतिहास में मैं कहूँगी कि हमारी संस्कृति में उस समय, जो आज से कम 3-4 दशक पूर्व की बात होगी, तो उससे पहले भी इस तरह के जो उनके कार्य किए गए वे बहुत ही ऐतिहासिक हैं उस समय के दौरान जो किए गए, और उनकी कहानियाँ, उनके नाटक जो आज भी प्रसिद्ध हैं और जन जन में लोग उनको सुनते हैं और जानना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उन कहानियों को, उन नाटकों को आगे भी आज के समय में फिर मंचित किया जाना चाहिए, और उनकी कहानियों का कभी वाचन होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कहानी को लेकर के, जिससे एक सारे लोग जो अभी युवा पीढ़ी है और उनकी कहानियों से, उनके आगे नाटकों से परिचित हो सके। और उनको मैं अपने सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनको सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि पलायन विषय पर मैं बोलना चाहूँगी, तो मेरे मुख्य विषय में ये बता दूँ कि जैसे मैंने केदारखंड, मानसगंज
जौनसार बाबर नवा जौनपुर 3-4 ग्रंथ लिखे और करीब 18-20 वर्षों का समय मुझे इन कार्यों में लगा है। तो मैंने गाँव जाकर यात्राएं की, देखा है। तो सबसे ज़्यादा अभी जो देखने में आ रहा है वो पलायन की समस्या है इस समय, क्योंकि लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। हमारा जो गांव है जलठा गांव गवर्नमेंट से है, उस गांव में अभी मुश्किल से 24-25 परिवार रह रहे हैं, सारे लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो एक प्रमुख समस्या रही वो यह रही कि वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था न होने से सही से, और दूसरा स्वास्थ्य की सुविधाएं न होने से, सड़कों का ठीक से न होना, कोई उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलना, आपातकालीन कोई आपको सुविधाएं न मिलना, ये सब कारण रही कि जिसकी वजह से लोग वहाँ से पलायन करते गए और गाँव खाली होते गए। और इस ओर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ने उचित रूप से इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सभी लोग, ये मैं ही नहीं, सारा समाज कहता है, सारा उत्तराखंड इस बात को बार बार कहता है कि उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त किए जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, सड़कों को सही तरह से बनाया जाए। जो टूट रही है, बरसात आती है तो सड़कें फिर टूट जाती हैं, तो सड़कों का सही से निर्माण हो, वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, आने जाने की सुविधाएं हों, बसें चलें। तो ये चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पाती। आज भी हमने देखा है, हम गाँव की जब यात्रा करते हैं तो मैंने देखा है कि कोई साधन उपलब्ध नहीं होते आपको, और अब जब आप कहीं के लिए जीप हायर करते हैं तो उनके भी जो उनके रेट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी दूरी के लिए तो भी मनमाना आपसे पैसा वसूल करते हैं। तो इस और ये जो इस तरह के प्रयास होते हैं, ये एक बड़े स्तर पर प्रयास होते हैं। होता क्या है कि जो छोटे स्तर के प्रयास हैं वो हम लोग कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर एक पूरे आर्किटेक्चर कहना चाहिए, किसी भी चीज़ का पूरा बदलना है, उसके लिए नीति निर्धारक हैं, उसके जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो हमारा शासन प्रशासन है, सरकारें हैं, उनको इस मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। आज भी आप देखेंगे कई गाँव में बच्चे के लिए सही स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और एक सीमित संख्या स्कूलों की रखी गई है कि इतने बच्चे होने चाहिए, नहीं तो फिर उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। कई स्कूलों में 5 बच्चे और 1 भोजन पाता है। तो इस तरह का भी इस समय भी अभी मैंने कुछ समय पहले यात्राएं की तो मैंने ये सब कुछ देखा है। तो इस सब पर हमें ध्यान देना होगा और सरकार को इस ओर बनाना होगा कि इन चीज़ों की सही से व्यवस्था करे, और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो ये पलायन रुकेगा नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी हमारी जो जा चुकी है पहाड़ों से, उस पीढ़ी को दोबारा लाना उतना असंभव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि शहरों में रहकर उन्होंने कई सारियाँ मतलब बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उनको तुरंत मेडिकल सहायता चाहिए होती है, जो तत्काल मेडिकल सहायताएँ होती हैं। तो इसमें कई लोग हैं जो कहते हैं, मुंबई में रहने वाले कहते हैं कि हमें गाँव की बहुत याद आती है और हम चाहते हैं कि अपने गाँव में इस उम्र में भी जाएँ, तो 70-75 तक भी चल रहे हैं, हम अपने गाँव में जाएँ और अपने गाँव को देखें। हमें अपने गाँव के दिन बहुत याद आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं हैं। वो एक दिन के लिए जाते हैं तो उन्हें फिर किसी का घर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रहेंगे, कौन हमें खाना खिलाएगा और कौन किस तरह से करेगा। तो अगर इन चीज़ों की सुविधाएँ कुछ हो, मैंने सच ये बताऊँ कि मैंने एक गाँव के विकास को लेकर एक मॉडल तैयार किया है। मैं चाहती थी कि मैं उसको क्रियान्वित करूँ और अपने गाँव से शुरू करूँ। तो मैं देखूँगी अगर ये मुझसे संभव हुआ तो मैं उस एक मॉडल को शुरू करना चाहूँगी जो हर गाँव के लिए बहुत उपयोगी होगा। अभी वो क्रिया रूप में नहीं आ पाया, अभी वो मेरे सिर्फ पेपर तक ही है, और जब वो मॉडल बनेगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा, जो मुझे लगता है, जिसकी मैंने लोगों से चर्चाएं की। तो अगर इस तरह से कुछ वहाँ की विकास हो रही है, कुछ मॉडल बनाए जाए, कुछ किया जाए, तो बहुत उम्मीद है कि कुछ संभव हो सकता है, कुछ गाँव का विकास संभव हो सकता है। और अभी जो नई पीढ़ी है हमारी, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में अच्छे पदों पर हैं और वहाँ से छोड़ के गाँव में जा रहे हैं, हमें इस ओर ध्यान देना है। तो बाकी यही ये चीज़ों पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। यहाँ भी था, वो नहीं आ पाए, कई लोग नहीं आ पाए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार जिनको आज उपस्थित होना था, लेकिन अपनी सबकी वो हैं, व्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारे सामान हैं, नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों जो है अभी हाल में ही एक फ़ोन किया था भाई विनोद को, मुझे बताया कि दर्पण
का फोन आया था, मेरे पास भी आया था, तो उन्होंने कहा था कि एक कहानी 1965 में छपी थी उनकी कहानी ज्ञानोदय में, जो कि आज की तारीख में भी उतनी प्रासंगिक उनको लगी होगी, और वो पूरी कहानी पढ़ गए। उन्होंने विनोद जी को फोन करके बताया कि वो कहानी अगर है आपके पास, तो नहीं उनका नहीं है वो वाली उनके संकलन में, तो उन्होंने वो कहानी भेजी, हमने वो कहानी उसी नाम पे छाप ली। 1965 की कहानी जो है वो भी आज उतनी ही प्रासंगिक है। तो ये बिल्कुल सही है कि उनकी कहानियों के मंचन होने चाहिए, और कहानी के हम तो लिखे हुए नाटक ही लिखे हुए हैं, है ना, तो बहुत अच्छा सुझाव चिंता नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका हमें वो नहीं मिल रहा है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही पीडी हिंदुआन साहब को। पीडी हिंदुआन जी, पीडी हिंदुआन जी आप आए प्लीज और अपने विचारों। मेरा नाम डॉक्टर हिंदुआन है। मैं एमपीएससी का क्लियर नहीं था, फिर वहाँ से मैं रिलायंस में चला गया था। 50 साल में 50 साल की नौकरी के बाद अच्छा ठीक है समझ गया। हेलो ये अच्छा, मैं स्वरूप ढोंडेल जी को लोधी कॉलोनी में जब हम रहते थे 1975 से 80 तक, तब से जाना। वो मेरे बड़े भाई के बड़े अच्छे मित्र थे। ये दोनों हर रोज कहीं ना कहीं मिलते थे। कभी कभी इनकी मुलाकातों पर मैं भी बैठ जाता था। ये दोनों लेखक थे, वो भी और ये भी। तो दोनों तो आज भगवान के पास है, लेकिन दोनों अच्छे लेखक थे। तो इस तरीके से मैं इस पत्रिका से जुड़ा, और फिर 2002 तक मैं इस पत्रिका से जुड़ा रहा। फिर तो अपने कामों में सामने इधर उधर जाना पड़ता। लेकिन आज भी विनोद जी ये पत्रिका निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। 50 साल माने रक्षा पत्रिका, इसको मैं आपको संकेत करता हूँ। अब आई बात पलायन की, जो मैडम ने छेड़ी, बड़ी अच्छी बात छेड़ी मैडम ने, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पलायन का कारण क्या है? हमारे पिताजी भी वहाँ से आए थे, हमें यहाँ ले आए, हमें यहीं पढ़ाया लिखा बड़ा करते हैं। हमने क्या किया, आगे हमारे बच्चे विदेशों में चले गए या बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ के यहीं रहने लगे, लेकिन गाँव नहीं गया कोई। हमारा घर भी गुजर रहा है। पलायन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होगा अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज। आज क्या हो रहा है, देहरादून में फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इधर उत्तराखंड में 2-3 जगह पे, रुद्रपुर में या बाकी जगह फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लेकिन ऊपर जो हमारे गाँव और वो हैं वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। जब तक सरकार उत्तराखंड की सोच समझ कर लोकल लेवल पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएगी, तब तक ये ही चलता रहेगा। अब हमारे बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, 12वीं पास होते हैं या 10वीं पास होते हैं, दिल्ली भाग या बॉम्बे भाग आते हैं या देहरादून में किसी होटल में। लेकिन ये बहुत दुखद स्थिति है। मेरे साथ भी 4 के हैं जिनको मैंने लगाया था, ड्राइवर भी वहीं से बेचारा, लेकिन इनकी स्थिति बहुत कमजोर, और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि उत्तराखंड सरकार ये फैसला कर ले कि हर क्षेत्र में हर 20 किलोमीटर पर एक छोटी मोटी फैक्ट्री जरूर होगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, वरना ये पलायन को रोक नहीं पाएंगे। हमने पहले तो 70 साल में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जब हमारे घर टूटने लगे तब हमें इसकी क्या, आज वहाँ मुस्लिम लोग आके बस रहे हैं, बाहर के नेपाली लोग बस रहे हैं, और हम बाहर हो गए। ये बहुत दुखद स्थिति है, और हमारी सरकारों को जो भी वहाँ के खर्च कर रहे हैं उनको वहाँ अच्छी फैक्ट्रियाँ लगानी, क्षेत्र लेवल, रीजनल लेवल, देहरादून में नहीं, रुद्रपुर में नहीं, हर क्षेत्र में, हर रीजन में
यहाँ लगाएं 500,000 आदमी की नियुक्ति हो तभी कुछ हो पाएगा, वरना पलायन चलता ही रहेगा। इस प्लान को रोकने का एक ही तरीका है कि विकास वहाँ हर क्षेत्र में हो, हर रीजन में हो, हर पट्टी में हो, हर ब्लॉक में हो, सब कुछ हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हमारी उत्तराखंड सरकार जरूर कोशिश करेगी कि हम लोगों को ही नहीं करना, सरकार को भी फिर हमारा साथ देना पड़ेगा, सब कुछ होगा। मेरी एक धारणा है पलायन बना चलता ही रहेगा और इससे हमारे गांव की स्थिति बड़ी दुखद है। हम सिर्फ पूजा के लिए जाएंगे 1-2 दिन के लिए और वापस आ जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक ही अच्छा काम किया है, एक स्टे होम पॉलिसी बनाकर हर गांव के पास स्टे होम्स खोल दिए हैं, लेकिन उससे ही कुछ नहीं होने वाला है। हमें वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी इंडस्ट्री वो उत्तराखंड सरकार को लगानी पड़ेगी। जब तक वो नहीं लगेगी तो क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। मुझे आशा है आपको मेरे विचार पसंद आएंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। हमें सही बात है, नई सुविधाएं बनानी पड़ेंगी तभी हम लोग पाएंगे, नहीं तो इंसान तो चांद पर भी अपने प्रॉब्लम को करवा रहा है। अस्पताल पढ़ाई की सुविधाएं मुझे जो जहाँ होता है वहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तो हमें इस रूप में बनना होगा। हो गए मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विनोद जी इतना बड़ा कार्यक्रम अपने कंधों पे ढोते हुए चले जा रहे हैं। मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने देखा कि किताबें निकालना है जो कि इतना आसान काम नहीं है, तो मैं दिल से इनका मुरीद हूँ। मेरे को लगा कि ये अकेले कितना सारा वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि स्वरूप जी के बारे में जो मैंने सुना था, जब मैं छोटा था दिल्ली, मैं राजस्थान में पढ़ता था तो दिल्ली आते रहता था, तो उस टाइम पर मेरे को काफ़ी गढ़वाली समाज से मिलने का मौका मिला। तो मेरे को पता चला था उस टाइम पर कि स्वरूप जी काफ़ी अच्छे कहानीकार हैं और उनकी किताबें और उनका जो समाज सेवी, उनका जो दूसरे लोगों को हेल्प करने का जो नेचर था। मैं एक नेगी जी के साथ रहता था, जो नेगी जी सूरजनगर में रहते थे, तो उनका स्वरूप जी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। तो मैं उस टाइम में बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि ऐसे भी लोग हैं कि जो दूसरों के हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए जान लगा देते हैं। तो स्वरूप जी के बारे में मैं इतना जानता था, उसकी ज़्यादा मैं बच्चा था, उस टाइम में छोटा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं वो कर सका। लेकिन इतनी मुझे याद है कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि लोग कितना हेल्प करते हैं। उसके बाद सीधा मेरा मुलाकात विनोद जी से हुआ और मैं अभी 10 साल ही हुए हैं मेरे को दिल्ली में आए हुए। इससे पहले मैं ऑल इंडिया लाइब्रेरीज है तो कई जगह काम किया। उत्तराखंड में मैं डायरेक्टर रहा, वहाँ पर मैंने देखा कि कई सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। मेरे साथ जब तक मैं वहाँ पर डायरेक्टर था, एक ही प्रॉब्लम आती थी कि पहाड़ से आदमियों को प्लेन्स में ट्रांसफर करने की। सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारे जितने भी बड़े बड़े मोहल्ले वाले थे, सब हमेशा यही बोलते थे कि उसको ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करो। बाकी और काम कुछ ज़्यादा नहीं होता था, सिर्फ ट्रांसफर ही होता था। जो लोग पहले नौकरी लगाओ, नौकरी लगाने के बाद उनको ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करने के बाद उनको फिर प्लेस कर लिया। तो ये सिचुएशन चलती रहती है। चूँकि मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है वहाँ पर, मैंने कई जगह डिस्पेंसरीज, कई जगह हॉस्पिटल खुलवाए और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें आज एक भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। कई रिमोट एरिया में, जैसे मेरे को याद है कि गनाई चौकिया में मैंने एक डिस्पेंसरी खुलवाई थी। तो इस बार मैं छुट्टी में गया हुआ था तो देखा कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं और दवाइयाँ बेकार हो रही हैं, उड़ गई है। तो ये दुखद स्थिति हमारे सामने बनी हुई है कि लोग पहाड़ों में रहने ही नहीं चाहते। चाहे पहाड़ के लोग पढ़ाई के नाम पर बोलिए, चाहे मेडिकल के नाम पर बोलिए, चाहे और नौकरी के नाम पर बोलिए, वहाँ से प्लान करते ही रहते हैं। तो खैर ये तो गवर्नमेंट का विषय है, जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं चाहेंगे, हम लोग जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता लोग या कर्मचारी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का विषय है। वो लोग चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य जो मेरे को फील होता है कि सब जगह की राजधानी
पहाड़ों में है, जहाँ चाहे आप हिमाचल में नाम लीजिए, चाहे आप मेघालय के नाम लीजिए, जहाँ जहाँ पोस्टिंग रहा, मैंने देखा मैं सिक्किम में रहा, सिक्किम में गैंगटॉक में है, अरुणाचल कई जगह पे रहा, तो मैंने देखा कि जो राजधानी है, कैपिटल है, वो हमेशा पहाड़ों पर रही है, तभी पहाड़ों का डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहाँ पे आप थैंक यू, वहाँ पे क्या होगा कि जो प्लेन्स के लोग हैं वही आपका काम करेंगे, वही जो हमारे सीधे साधे लोग होते हैं, रेली गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उत्तराखंडी, जो भी एग्जाम्स है, वो बहुत सीधे होते हैं, वो उतने चालाक, वो उतने चंड, वो उतने लेवल के नहीं हो सकते हैं जिस लेवल के भी और दूसरे लोग हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ, मैंने देखा है वहाँ की कार्य की पद्धति देखी है, देहरादून की देखी है, हरिद्वार की देखी है, उधम सिंह नगर की देखी है कि कैसे लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने यही देखा कि वो जो प्लेन्स के लोग हैं वही उसके ऊपर ज़्यादा हावी रहते हैं और वही उनका सारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट है या और दूसरे जो भी काम है गवर्नमेंट में सप्लाई करना है, जो भी करना है वो सब उन्हीं लोगों के हाथ में, हमारा अनुभव बहुत कम है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर पहाड़ में राजधानी हो जाए, जैसे कि कैसर में रानीसर में उन्होंने एक बिल्डिंग बना की थी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो कुछ इनॉग्रेशन भी हुआ था, बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद मैं सेंटर में आ गया और वहाँ की सिचुएशन अभी जब घर जाता हूँ तो देखता हूँ सिचुएशन में कोई खास बदलाव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम यूपी के साथ थे और जो उस टाइम पे उत्तराखंड बैठा था, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा मेरी अपनी फीलिंग है, मैं जो देखता हूँ उस टाइम पर लोग सारे उत्तराखंड में भरे रहते थे, प्लेन्स में जिनको पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी उन लोगों को वहाँ भेज दिया जाता था, तो चलो किसी भी बहाने कम से कम लोग वहाँ मिलते थे। लेकिन आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज हमारा उत्तराखंड है लेकिन लोग वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, जैसे हम जैसे लोग वहाँ जाते हैं तो वो लोग जो हमारे भाई बंद हैं वो लोग उनको ये लगता है कि ये बाहर गए, जबकि हम उन्हीं के बीच के हैं, लेकिन उनको ये फील होता है कि भाई अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया, इसको ज़्यादा नॉलेज है, इसको ये है वो है, तो एक मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स टाइप का जरूर फीलिंग आ जाती है कि भाई ये बाहर से आके हम लोगों के ऊपर इस तरह से होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उसी मिट्टी से बड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग को कई जगह अपनी सोच को बदलाव लाना पड़ेगा और एक जो राजधानी वाला इशू है उसको जरूर हम लोग उसको ले जा सकते हैं। पहाड़ पर होना बहुत जरूरी है, तभी पहाड़ का डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ा सवाल है, राजधानी का ही सवाल सबसे बड़ा है और बाहर के लोगों को ही फायदा मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण अभी आप लोगों ने बीच में यही सुना होगा कि IPL तक के आयोजन में जो एक छोटा सा मतलब भव्य आयोजन होता है, जन गायक हैं तो उनकी टीम को उनको बुलवाया गया। जब विरोध शुरू हुआ तब जाकर के वहाँ आयोजक जो है वहाँ के न संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं, न वहाँ के समाज को संरक्षित रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और तभी हुआ ना, सही बात है, राजधानी जो है पहाड़ में ही जो जन सरोकारों के बहुत आई चाहूँ संक्षिप्त में बात रखने के लिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। स्वरूप जी के लिए तो स्वरूप जी का जो सपना था उसके मात्र 2 साल का था उत्तराखंड जब उनका अवसान हो गया तो उन्होंने एक राज्य तो बना हुआ देख ही लिया था, बहुत सारी उनके मन में भी रही होंगी। कार्यक्रम में अलकनंदा की 50वीं वर्षगांठ पर सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक बहुत जो कार्मिक का युग था उस युग के एक पुरुष को मैं नमन कर रहा हूँ। मैं धोटियाल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ जिन लोगों ने हमको, जिन धोटियाल ने हमको एक ऐसे समय में साहित्य के साथ जोड़ा जो समय आज़ादी के बाद 60 के दशक में देश के अंदर नई कहानी का दौर था। उस दौर में वो राष्ट्रीय स्तर पर कहानियाँ लिखते थे, राष्ट्रीय स्तर के लेखकों के साथ कहानीकारों के साथ थे। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ और दूसरा मैं अलकनंदा परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलकनंदा जैसी पत्रिका को 50 साल तक चलाए रखा है। ये बहुत कम उपलब्धि नहीं है किसी भी पत्रिका के 50 साल चलना। और किसी भी जब हम किसी चीज़ की किसी का
हम कोई दिवस मनाते हैं, चाहे वो 10 साल मनाते हैं, क्योंकि मानक है हमारे यहाँ कि एक दशक हो गया किसी चीज़ को, हम मनाते हैं कि 25 साल हो गए किसी चीज़ को, हम मानते हैं कि 50 साल हो गए, हम कहते हैं कि शताब्दी हो गई, 100 साल हो गए। ये जितने भी वर्ष हैं ये सिर्फ समय का जाना नहीं है, ये सिर्फ समय काल का निकलना नहीं है, बल्कि ये उस समय के पीछे से पूरे एक इतिहास और पूरे यात्राक्रम को देखने का भी मौका होता है, जिसमें हम अपना मूल्यांकन करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द आता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब होता है जब शेर आगे को चलता है तो एक नजर पूरी दृष्टि पीछे से डालते हुए आगे को निकलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस 50 सालों में अलकनंदा की पूरी यात्रा को पूरी दूर दृष्टि के साथ और एक पूरे उसके बहुत अतीत के साथ, उसके वर्तमान के साथ और उसके भविष्य की चिंता के साथ कैसे दे सकते हैं, इसीलिए 50 साल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसीलिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब पूरे देश और दुनिया में लगातार प्रिंट माध्यमों का तेजी के साथ ह्रास हो रहा है और विशेषकर पढ़ने की चीज़ें लगभग प्रिंट फॉर्म में खत्म हो रही है, ऐसे समय में अलकनंदा का निकलना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और वही स्वरूप भोटियाल जी को सबसे विशिष्ट बातचीत हुई है, ये मेरा मानना है। पहली बात तो ये और दूसरी बात यह है कि जब से जो हमारे सारे वक्ता यहाँ पर आए हैं उन तमाम लोगों ने लगभग उत्तराखंड के पढ़ाई और तमाम सवाल पर की बात को रखा है और पढ़ाई और उत्तराखंड के सवालों से हमको जूझते हुए बहुत लंबा समय हो गया है। और अगर उस पर हम बातचीत करेंगे तो मैं पता नहीं कि इस बात को नहीं दूंगा और न तो बहुत व्यवहारिक है और न कोई नीतिगत को बात है। बात सही ये है कि हम जब दिल्ली में रहते हैं तो मैं स्वरूप भोटियाल के संदर्भ में अपनी बात करूँगा। मैं पढ़ाई पर उत्तराखंड पर इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि संदर्भित जो विषय है वो सिर्फ स्वरूप भोटियाल जी है। तो स्वरूप भोटियाल जी के माध्यम से मेरी 50 साल की यात्रा को और उनके जो 51वीं जयंती है उनके पूरे जीवन पर आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि उनका जो जन्म है वो 1935 का है और 1935 का दौर वो दौर है जो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विचारधाराओं के बहुत विशाल जो एक आधार बनता है उसके लिए भी वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। और 1942 उसके बाद आता है जो भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा युग है जिसमें चेतना की बहुत भोगले हुई है और बहुत सारे युवाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने को गढ़ा है और बहुत लोगों ने अपने को बनाया है। तो उस समय साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, रंगमंच, सिनेमा और इन सारे क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने को विकसित किया, अपने को गढ़ा और बनाया। और 60 का दशक आते आते जब आज़ादी के बाद हम सब लोगों की कल्पनाएं की थी कि आज़ादी के बाद हम बहुत अच्छा भारत बनाएंगे, बहुत सुंदर भारत बनाएंगे। तो ऐसे समय में साहित्य के क्षेत्र में भी देश के अंदर बहुत अच्छा साहित्य के क्षेत्र में काम होना शुरू हुआ था। तो उस समय हम 60 के दशक में एक बड़ा आंदोलन चला जिसको कहानी आंदोलन के रूप में जाना जाता है साहित्य में। तो उस दौर में जब राजेंद्र यादव जैसे लोग और जब आपके मोहन राठे जैसे लोग तमाम लोग नई कहानी को आगे बढ़ा रहे थे तो उस समय स्वरूप भोटियाल जी भी उस नई कहानी आंदोलन के साथ शामिल लोगों में थे क्योंकि उनकी कहानियाँ भी छपने लगी थी और उस पूरे एक बड़े गौरव में थे। और उसी समय हमारे पहाड़ के बहुत सारे लोग थे जो साहित्य में आगे आ रहे थे, जिसमें मैं एक नाम देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे स्वरूप भोटियाल जी के साथ दे रहे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन नामों को हम पहाड़ से बाहर से जानते हैं। उन पहाड़ से बाहर से जानने का मतलब ये है कि एक नाम है विद्यासागर नौटियाल। तो विद्यासागर नौटियाल जब 1954-1956 में जब बनारस को पढ़ रहे थे तब उनकी पहली कहानी आई थी भैंस का कटिया और वहाँ से लेके विद्यासागर नौटियाल की एक बड़ी लंबी साहित्य की यात्रा रही है, राजनीति भी रही है उनकी। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत सारे लोगों का एक साथ आना हुआ जिसमें हमारे यहाँ मनोहर श्याम जोशी हैं, जिसमें शेखर जोशी हैं, जिसमें हमारे यहाँ विद्यासागर नौटियाल ने आपको बताई दिया। उसके बाद हमारे सबसे जो नजदीक इनके थे स्वरूप भोटियाल जी के वो थे शैलेश पटियाली। और शैलेश पटियाली का जो साहित्य है वो उत्तराखंड के तमाम संवेदनाओं, समान दर्दों और तमाम पीड़ाओं का पूरा साहित्य है। तो इस प्रकार से उनके जो अगले पीढ़ी के दोस्त थे तो उसमें पंकज मिश्र जी अभी हमारे हैं और पंकज मिश्र जी को सहयोग से आज ही देहरादून में एक पुरस्कार भी मिला जो विद्यासागर नौटियाल जी के साथ का पुरस्कार है। हमारे प्रदीप पंथी जी हैं जो स्वरूप भोटियाल जी के साथ बहुत नजदीक से रहे। हमारे यहाँ मतलब गवाल जी हैं, उन्होंने उनके साथ रहे। मैं इन नामों को इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारी जो साहित्यिक खाती है वो सामाजिक खाती नहीं है, बहुत
बड़ी खाती है जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। वहाँ से देखिए अभी जिनका जिक्र किया गया महेश दर्पण जी बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हमारे उत्तराखंड के साहित्य के हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। इस प्रकार से बहुत लंबी लाइन है जो स्वरूप ढोलिया के साथ जुड़ती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता था तो लोग मेरे से कहते थे कि मेरी पहली कविता, मेरी पहली कहानी, मेरा पहला लेख अलखनंदा में छपा है। तो मुझे बड़ा गौरव महसूस होता था कि अलखनंदा ने बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे साहित्यकारों को निकाला। ये उनकी और एक बात मैं जो स्वरूप ढोलिया के बारे में कहना चाहता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के लोगों का प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी के साथ दुनिया में जाना शुरू हुआ और हमारे लोगों ने म्यांमार तक अपनी बस्तियां बनाई, बर्मा तक। हमारे लोग बर्मा में रहे, हमारे लोग साउथ के सारे जगहों पर रहे, हमारे लोग लाहौर में रहे, हमारे लोग रावलपिंडी में रहे, हमारे लोग बनारस में रहे, हमारे लोग इलाहाबाद में रहे और लखनऊ में रहे। और दिल्ली में आना तो ये समझो कि हमारा बात का आना है, लेकिन आए हैं लोग। तो उस समय स्वरूप ढोलिया ने एक बहुत बड़ा काम किया। ये सारे लोग, अभी हम सब लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे गढ़वाल तहसील सभा के 100 साल पूरे हुए हैं। तो 100 साल का जो सफर हमारे लोगों का प्रवास में आने का है, बड़ा महत्वपूर्ण सफर है। ये एक से दूसरी संस्था के 100 साल पूरे होने का नहीं है, बल्कि हमारी चेतना के इतने सालों के बढ़ने का है। तो उस समय स्वरूप ढोलिया ने सबसे बड़ा काम किया जब हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास चीजें नहीं थी। उन्होंने इस सारी चीजों को, जिन बातों को कह उनको संयोजित किया और उन्होंने दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये किया कि उस समय हम एक दूसरे को लोग जानते नहीं थे कहाँ कहाँ रहते थे। आज तो आपके पास सारे हाथ में सब कुछ है, तो उस समय तो वो साधन ही नहीं थे। तो स्वरूप ढोलिया ने घर घर जाके एक एक व्यक्ति से मिल के, एक एक लोगों को जान के, अपने गाँव के लोगों को, अपने गाँव के आदमी को पहचानते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जो दिल्ली एक मिनी उत्तराखंड नाम से डायरेक्टरी बनाई। ये लोग, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड है, ये इतिहास का एक बहुत बड़ी धरोहर है जो उन्होंने इसका संग्रह किया। उसके अलावा जो उन्होंने सिद्धोकेश्वर सागर के तट लिखा, उसमें बॉम्बे के लोगों को उन्होंने शामिल किया। इस प्रकार के कामों को लोग शायद बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि लोगों के पास सब कुछ मोबाइल में है, लेकिन स्वरूप ढोलिया जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं स्वरूप ढोलिया जी के बारे में अगर बोलना लोगों को बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि स्वरूप ढोलिया हिमालय की तरह एक विशाल है। हिमालय वो होता है जो जितना ऊंचा होता है, हिमालय जितना ऊंचा होता है उतना गहरा भी होता है। और उसमें इसलिए इतनी महानता होती है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरे तक होती है, उसकी समझ बहुत बड़ी होती है। इसलिए हम हिमालय को विशाल कहते हैं। विशाल उसका कहना सिर्फ उसकी आकृति से नहीं होता, बल्कि उसके मनोभावों से होता है। और जब विशाल हिमालय होता है तो उससे एक ऐसी नदी निकलती है जिसका नाम अलखनंदा होता है। और अलखनंदा जब निकलती है तो पंचप्रयाग बनाकर वो गंगा बनाती है। और जब गंगा बनाती है तो गंगा पूरे देश और दुनिया को भाईचारा, सौहार्द और सहकारिता का संदेश देती है और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देती है। तो ये अलखनंदा वही स्वरूप ढोलिया के विचारों का, हिमालय का प्रतिबिंब है। इसलिए स्वरूप ढोलिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं, मेरा विरोध में तो नहीं बताया, लेकिन मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने अभी जब दोबारा अलखनंदा निकली तो उसके कुछ अंक मैंने निकाली। जब दोबारा निकली तो उसका संपादन मैंने किया। तो कभी आप जरूर देखिएगा उसके 2 अंक हमने उत्तराखंड के कहानी भी सिखा के निकाले और इतने महत्वपूर्ण अंक हैं कि उत्तराखंड के तमाम जो साहित्यकारों का मैंने एक बार नाम लिया, उनकी सबकी एक कहानी भी उसमें प्रकाशित है। तो जब भी हम स्वरूप ढोलिया जी को याद करते हैं, जब भी हम स्वरूप ढोलिया जैसे लोगों को याद करते हैं, तब हम सिर्फ स्वरूप ढोलिया जी को याद नहीं कर रहे होते हैं, पहाड़ की परंपरा को याद कर रहे होते हैं, पहाड़ के पूरे संवेदनाओं को याद कर रहे होते हैं, पहाड़ के पूरे दर्दों को याद कर रहे होते हैं, पहाड़ के पूरे संकटों को याद कर रहे होते हैं, पहाड़ के संघर्षों को भी याद कर रहे होते हैं और पहाड़ की चेतना को भी याद कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसे चेतना पुरस्कार बहुत भी नमस्कार करता हूँ। आप लोग मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, पूरा उद्बोधन ही बहुत अच्छा था और ये सही बात है। लेकिन उसमें जो लोगों का, लेखकों को मौका देने का, उनको अवसर देने के लिए तो उन्होंने अलखनंदा प्रकाशन का ही प्रकाशन इसलिए किया था कि ताकि ऐसे जो प्रकाशक हैं या ऐसी जो पत्रिकाएं हैं, बड़ी पत्रिकाएं हैं, उनमें हमारे लोग नहीं छप पाते थे पूरी प्रतिभा होने के बावजूद। तो उनका उद्देश्य बहुत ऊपर का था, अपने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो पूरे हमारे उत्तराखंड की सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। और वो उद्देश्य आज भी भाई विनोद ढोलिया के प्रयत्नों से या हम लोगों के प्रयत्नों से पूरा हो रहा
गौतम के बीच में से विराम लेते हुए थोड़ा जो प्रतीक स्वरूप उनके सम्मान में एक प्रतीक चिन्ह जो है धन्यवाद। सुखनंदन भौटिया जी प्लीज मंच में आए। श्यामलाल जी आए, प्लीज उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद। ललित प्रसाद भटिया जी ने सम्मानित करेंगे। भाई विनोद मनकोटी जी आए प्लीज। विनोद मनकोटी जी आइए आइए, आपका बहुत सहयोग रहता है। वासवानंद जी आएंगे सर, उन्हें प्रेजेंट। वाचस्पति ढोंडियाल जी, श्री वाचस्पति ढोंडियाल ब्रिजमोहन केजवाल जी आए प्लीज, उनको सम्मानित करिए। प्रतीक सिंह जी प्लीज। पीडी हिंदवाल जी प्लीज आए। और जगदीश प्रसाद भौटिया जी आदरणीय स्वरूप जी के सबसे छोटे भाई हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित हैं इस समय।
जो हमारी पत्रिका के लेआउट डिजाइनर, प्रिंटर, सब कुछ, मतलब ये पत्रिका जिसको आप देख रहे हैं ये इनके पति हैं, उनका नाम है कमल चौरसिया। वही सब देखते हैं और दिन रात एक करके जो है मैगजीन के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बिना प्रगति के सहयोग के वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनसे ज़्यादा मैं उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पे बुला रही हूँ इसलिए कि उनके सहयोग के बिना वो नहीं कर सकते। और अनुराधा जो है, अनुराधा आइए, श्रीमती विनोद ढोंडियाल आप आए और प्रगति बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की जो एमएकएस की क्लासेस चलाती हैं, ये ऑनलाइन चलाती हैं। कोरोना से पहले इनका बहुत अच्छा काम चलता था, बहुत बढ़िया ट्यूशन करती हैं, आगे ऑनलाइन करती हैं। ब्रिजमोहन बहुना जी प्लीज आइए और गिरीश सोनाला जी उनको शॉल। हम आगे बढ़ते हैं कि 4 मिनट प्रकट है। अपने जी की खासियत ये है कि अभी इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपको ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको तुरंत जो है इसकी रिपोर्ट जो है मिल जाएगी, इतने सक्रिय रहते हैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले नमन करता हूँ स्वरूप जी को। अभी सुषमा जी ने कुछ कहा, व्यक्त किया। दरअसल होता क्या है, मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ, हमारे बहुत से प्रेरणा स्रोत लोग हैं, दर्जनों नाम है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत क्यों रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जिक्र हुआ है, साहित्य जगत की बात हुई है, प्रकाशन की बात हुई है, सहयोग की बात हुई है। मेरी पहली मुलाकात गंगोत्री एक सभा थी है अपना हमारे गढ़वाल की, उनका एक कार्यक्रम था तालकोटरा इंडोर स्टेडियम के अंदर। मैं 1974 से पड़ोसी इलाके में जुड़ा हुआ, 80 में हम रतला माउंट था। उसके बाद जो है अचानक पता यह रहा कि यार भगवती पराक्रम के कार्यक्रम में औरंगा में कराने चाहिए, तो गंगोत्री सभा ने तालकोटरा इंडोर स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम करवाया था हमारा वैरायटी प्रोग्राम, उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्य। और मेरी पहली मुलाकात स्वरूप जी से तालकोटरा इंडोर स्टेडियम के अंदर हुई। और आप लोग के करीब 7-8 लोग की टीम थी, जिसमें दूसरी साहब थे जो एलजी ऑफिस में थे। एलजी साहब हमारे कमरे में बैठते थे, अंदर वाले कमरे में बैठते थे, क्योंकि मैं एक होता मीडिया से रहा हूँ, हमारे कभी एलजी साहब की हमारी मीटिंग होती थी, तो दूसरी साहब के दर्शन ना हो जाया करते थे। लेकिन सभी लोगों की एक टीम जो थी वो हमारे थोड़ा संचालन करती थी। और उस तालकोटरा इंडोर स्टेडियम के अंदर 8000 हमारे उत्तराखंड के लोग वहाँ पर जो है उस कार्यक्रम को देखने के मौजूद थे। तो मैंने देखा था कि स्वरूप ढोंडियाल जी की क्या भूमिका वहाँ पर है। और उसके बाद मैं निरंतर जो है उनके संपर्क में वहाँ पर रहा, उत्तराखंड के सारे लोगों के संपर्क में रहा। होता क्या है ना, हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए मानते हैं कि हम उनके आदर्श देखते हैं, उनका व्यक्तित्व देखते हैं, वो किस तरह अपने समाज को अपना दिशा दे रहे हैं वो देखते हैं। बात है तो उसका मूल्यांकन करने के बाद ही वो व्यक्ति हम जो हमारे प्रेरणा स्रोत हो जाता है। अभी यहाँ भी कई लोग बैठे हुए, यहाँ के हमारे बैठे हुए, कई और लोग बैठे हुए हैं, बात है ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। क्यों है? मैं मनी लोकला जी को देखता हूँ,
हमारे पहाड़ के समाज के लिए उनके दरवाजे दिन रात खुले रहते हैं, क्यों खुले रहते हैं भाई? क्योंकि आपने भी अभाव का जीवन किया है और आपने देखा है कि किस तरीके से हमारे समाज ने इस दिल्ली प्रवास में आके अपने आप को जीवित रखा है की बात है, और अन्य समाजों के साथ अपने उनके बीच में संघर्ष करके हुए अपने आप को कायम रखा है की बात है। तो यही एक प्रेरणा होती है, यही प्रेरणा हमें स्वरूप जी से मिली थी, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे प्रकाशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में हो। तो ये चीजें जो होती है ना, ये हर किसी व्यक्ति के अंदर में नहीं होती है बात है। कुछ ही चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को याद कर जाएगा, और मैं समझता हूँ कि स्वरूप ढोडियाल भी हमारे वो प्रेरणा स्रोत लोगों में से अपने हैं और रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते रहेंगे, जिस तरह से आज इस लोग को याद कर रहे हैं। मैं खतना से काफी एग्जाम्पल देता हूँ। एक पहाड़ एक किताब निकलती है नैनीताल से, शेखर पाठक उसके संपादक है, और वो पूरे विश्व के लगभग देशों के अंदर उस किताब जाती है। उसके अंदर सारे शोध कार्य होते हैं। शेखर पाठक ने लिखते रहते हैं, इसके लिए सुषमा जी ने कहा, तो शेखर जी ने पढ़ा होगा, उन्हें कहा ऐसा कि तुमने एक बार अपना स्वरूप ढोडियाल जी के बारे में लिखा था ना यार, उसको बहुत आर्टिकल करोगे। मैंने भेजा और देखिए शेखर पाठक नैनीताल में है, जगह जगह घूमते हैं, फिरते हैं, हर व्यक्ति विशेष के बारे में जानते हैं, और उन्होंने स्वरूप ढोडियाल जी को उस पहाड़ पुस्तक के अंदर सम्मान दिया। क्यों सम्मान दिया? इसीलिए किया क्योंकि जो प्रेरणा स्रोत लोग होते हैं ना, उन्हीं को सम्मान दिया जाता है। बाकी स्वरूप जी तो चले गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विनोद जी ने अपना जिस तरीके से अपना कार्यभार को संभाला, अपने पिता के दायित्वों को लेके अपना एक चुनौती को स्वीकार करते हुए जो अवसर लगातार वो अपना सांस लेकर आ गए, सारी चीजें चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कभी कभी काफी बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो उन्हें टीम खड़ी की है ना, बहुत अच्छी टीम खड़ी। विनोद जी उसका नेतृत्व करते हैं, और कहां से इस तरीके से अपना संसाधन जो होते हैं ना, वे कैसे जुटाते हैं, क्या जुटाते हैं, वो जानते हैं की बात है। और मैं समझता हूँ एक बात यह है कि आज के समय में मेरे कई साथी और भी बैठे, कई हमारे बैठे, हमारे अपना मेल के हमारे मिस्टर जी बैठे हुए, हमारे मानकर के हमारे साथी बैठे, हमारे बहुत सारे चारों भाई बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो इस मीडिया जगत से जुड़े रहने की बात है। हमें पता है कि बैठ खैर एक अपना बड़े दौर से जुड़ा रहा हूँ, अपनी बातें दक्षता के लेकर 35 वर्ग के है की बात है। हम समझते हैं किस तरीके से एक छोटी पत्रिकाएं निकलती हैं की बात है। साथ संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बावजूद भी स्वरूप ढोडियाल जी जिस चीज को अपना एक चलायमान करके गए थे, विनोद जी उसको अपना उस आक्रमण को बनाए रखे हैं। मैं अधिक न कहूँगा, इतनी बात यह होता क्या क्या कि आप लोग काफी मतलब से विचार करते करते हैं। मैं स्वरूप जी को एक बड़ा स्रोत अपना ये लगाइए अग्रज मानते हुए उनको मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारा परिवार को अपना सहयोग करें, भविष्य में हम करते रहेंगे। और मैं विनोद जी को मैं ये कहता हूँ कि वो अपना पूरे समर्पण से जो उनके अपने चाहते जो पिताजी उनको एक अपना आशीर्वाद दे गए की बात है, उस आशीर्वाद को बरकरार रखें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अवनी जी। स्वरूप जी के ऊपर तो जितना ही कहा जाए कम है, और बार बार वही बात आती है कि हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है किसी भी रूप में। तो जिस समय स्वरूप जी ने अपना लेखन कार्य शुरू किया था, और जिस समय वो अपने रचना कर्म में रत थे, लीन थे, उस समय पहाड़ में ये समस्या, कम से कम भाषा की कोई समस्या उस समय नहीं थी, और सारे लोग दिल्ली में रहते हुए अपनी गढ़वाली भाषा में बोल रहे हैं, वो सब कुछ सारा संवाद उसी में हो रहा है। तो उन्हें अपनी भाषा को उस रूप में संरक्षित करने की जरूरत शायद कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ये लगता होगा कि ये भाषा तो रहेगी, लेकिन भाषा धीरे धीरे अपना छोड़ दी जाती है, जैसे ही आगे बढ़ती है, पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं, भाषा पीछे छूट जा रही है। तो एक है जो निरंतर भाषा के लिए बराबर काम कर रहे हैं, और मुझे यही लगता है कि वो गढ़वाली में ही बोलेंगे, भाषा में ही बोलेंगे। मैं दिनेश
ज्ञानी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि थोड़ा सा 2 शब्द ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा स्वरूप जी के इसमें जो है स्वरूप जी इस तरह से कर रहे होंगे अपनी यात्रा को, इसी पे कुछ शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आज हम एक आदरणीय स्वरूप गंगा जी की 91वीं जयंती मना रहे हैं। 1984 में 22 सितंबर में दिल्ली आया है और उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट मुनीर को तो मुनीर का पक्का मार्ग जो भंडार से बोला होता है पेंशन प्रकाश अलग अलग पत्रिका छपी है वो मेरी लेटर प्रेस चाहूँगी और सिर्फ एक एम्प्लॉय होगा वो बिगड़ में चाहिए और दिन भर कंपनी के लिए दिन बहुत से शाम को ढूंढ लेते हैं तब कलेक्शन करने से कोई भी संस्था कोई व्यक्ति अगर वो कोई छपान कागज कोई पोस्टर पकड़े तो अधिकांश लोग जब 20 रुपये काम करता समय देगी होल्डा की कंपनी इन्वॉल्व गई पेमेंट जब भी पत्रकार में स्लोगन रखने तो चाहिए तो हम किसी भवन को हमें जो बोर्ड का नाम धन्य है हमारे एक संगठन बनाना उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मंच तो वो मेरी बुनियादी प्रेस वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हुई मैं तो याद से कि 30 रुपये का छापा और हम जो बेरोजगार चाहता हम 10-15-20 रुपये जो वो ऐसे कोई वक्त बनना चाहते तो बात करा था वो दौर संपर्क कराए पारिवारिक संपर्क में और जब वो उस ज्ञान में तुरंत चाहिए वो आन में लगातार चाहिए पसंद जाने चाहिए जब वो दिल्ली एक मिनी उत्तराखंड पर अमेरिका वो व्यक्तिगत रूप में घर बढ़ जाए उस में जब निकाला तो ढोलिया जी ने कोई वो जान का चाहते एक एम्बेसी कार्ड देना चाहिए एम्बेसी कार्ड को करना चाहिए अब सुबह बड़े शाम तक 500 रुपये देना वही जगह अब तमाम लोग ज्ञान लोग जगह जो संपर्क करके हाथ नोट करके अब तक वो जो आगे छपे तो आज हम मदद देना चाहिए 1919 में हम जो ताकतवर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मंच एक कार्यक्रम प्रारंभ हो 25 मई 1919 वो भी स्मारक के छपा हुआ अलग अलग पेंशन प्रकाश में छपे तो वह जब हम लोग विज्ञापन अनुभव में श्री राजेंद्र साहब और श्री राम प्रसाद जैन जी श्रेय जैन जी जो वो प्यार तो ढोलियाजी जब वो पूर्व में होता सके चाहिए लोगों को हाथ तक देखा गया चाहिए वो सब हम तक की उन पर आप जाओ अन्य नहीं कि हमें काम कर दो और सब करेंगे तो प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी अपने लोग छोड़ी थी लगातार सामाजिक सरोकार में जुड़े हमें 50 साल की अलग अलग आई ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ये विषय बात है कि पत्रिका निकल जो विनोद ढोलिया जी का वो इस समय समझो कि हम 2012 भाषा प्रमाणित भाषा पर काम कर दो और जब हम आए बोले दो तो हम तो शायद लोग जो हम लोग अपना रिजल्ट हमारा संसाधन से तो हम तो पता लगा कि हम क्या काम कर और क्या क्या समस्या होंगे तो मैं हाथ जोड़ी कि अलग अलग पत्रिका आप पहुँच गए तो हमारे पूरा पाओ सहयोग की भूमिका पत्रिकाओं की मैं क्या बड़ी एक बात जरूर पूछूँ जब आज गांधीपुर की भाषा अलग विलुप्त तो नहीं होनी चाहिए लेकिन हम लोग गया और हर सब पत्रिका गढ़वाल में कुमाऊं में हम लोग अपनी भाषा में बात करें अति कारण से हम लगातार भाषा को कार्यशाला आयोजित कर पड़े अभी हमारे 5 अक्टूबर में श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में गढ़वाल विश्वविद्यालय भाषा प्रयोगशाला कार्यक्रम से 5 अक्टूबर में तो हम यहाँ बैठ जाए श्रीनगर गढ़वाल कार्यक्रम कर तो आप लोग सब शब्दों की माना लोग अपनी स्थिति क्या है सरकार विरोध संसाधन विरोध और लाखों करोड़ खर्च भाषा संस्कृति नाम लेकिन कोई कुछ मांगने से पढ़ाने में हम बात करना चाहिए
वो बना कि हम सब जिम्मेदार हैं, हम तो राज्य पढ़ने वालों का प्रश्न है और मन मदद करना चाहिए। तो मैं ये अवसर पर आज मैं भोला देता नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अलग को याद सजेगी हम लोग तमाम के कार्य हमको जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा के प्रति इस बीच हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं, शशिमोहन भाई हैं, शशिमोहन रावत जी और योगेंद्र ऋषि आए हैं खेल करके, उनका भी स्वागत है। देर से रवाने हैं, थोड़ा सा आए हैं युवा भाई बंदोनी जी। आज सरस्वती मंदिर शुरू किया सन 80 में मी दिव्याचा समस्या तो स्वरूप ढोलाद से कम से कम 22 साल तक बराबर संपर्क नौकरी का पाना नौकरी छोड़ने की सबसे पहली बात कि भाई हमारा पैटर्न पसंद लोग ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी में महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कदम मिला है कि ललित मोहन स्वरूप कन्यादान राजेंद्र सिंह चंद्रशेखर ये लोग सबसे पहले और मेरी जिंदगी में ये रंग कि आज दुनिया का होता है। मेरा इसमें विशेष कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझता कि सन 2001 में अदालत को नाटक मंचन थिएटर करेगी है और वे मेरी मुख्य भूमिका है। अदालत पर 2001 में फिल्म बन गई ये बहुत सौभाग्य समिति बन काम का मंग बोला चर्च के कोई फिल्म मेरा सौभाग्य और आज मैं इतनी तरह से कर दूँ कि यूँ करते पर भाषा की कोई कमी है बोल जय जमन्ना स्वरूप ढोलिया की भाषा पर काम करना चाहिए। तो मजा की बात आता है कि वे जमन्ना गणती और कुमारी बनना कोई कमी नहीं है। बड़ा बड़ा अड्डा ऊंचा शिवानी जन ऊंचा समझने का ऊंचा ना ऊंचा है गणना तो स्वरूप गुजरात में लोग रेजमोन त्यागना लोग चंद्रशेखर जन लोग ये लोग आज भी आ गए और वो लोग सुनिए कि डेफिनेटली मेरी आत्मा को स्वर्ग होगा। और आज ललित मोहन के स्वरूप ढोलिया चंद्रशेखर गाय सुना स्वर्ग होगा और भी ये बात ना होगा कि मैं कर देना हूँ कर देना हूँ कर देना और दिल कर कमाल की बात है। आज जय जवनमा पीड़ित भूल लगो इन उपलब्धि ऊंचाई के समझने सिविल सर्विस को ICS पास है वही पर गणित धर्मा मोबाइल करना शुरू किया जाए बहुत कम समझने और स्वरूप हो गया थे। कमाल की बात है कि मिनी उत्तराखंड हो गई मिनी उत्तराखंड से गई 1 महीने तक ध्यान किया थोड़ा मनोदशा चिंतन में विषय कि जो भाषापूर्ण काम का अन्य को नाटक द्वारा गढ़ सीख तक आनी चाहिए लेकिन गढ़ का मैं सब स्वरूप रहते का महत्व पाठ था उस शब्द कार्य लुप्त होना चाहिए। स्वरूप भूला थे अदालतों शब्द का पाठ आज उस शब्द लुप्त होना चाहिए
जय चंद्र की हजारों लाख कुछ है, कुमाऊं में कुछ है, वो शब्द लुप्त होना चाहिए। आज मेरे गाँव बिहार हट गया है, धर्म हट गया है, खूब मुश्किल है। लोगों की भाषा बिगाड़ रहा कि कोई की समन्या भूल के जो वो भूल तो पहाड़ चढ़ने के आदत हो गए, पहाड़ होंगी, चढ़ होंगी, आदत होंगी, कब लगे तो की बात विचार कि आज शायद एक बहुत जबरदस्त लिखी है स्वरूप प्रभुला जी, उनको बुला उनको शायद लेके और उत्तराखंड तक ये आदत डाल गया कि किताब लिखने लगे और आज अन्य को किताब लिखने से, लेकिन साहब मुझे कला सुना उनको नए पीढ़ी है अब वो पूछा जाए कि भाई उनको किताब पढ़ा रहा, उनके किताब में पढ़ा। आज विनोद एक अलग उन्नत है छान उनकी आग में जलने कैसे जो न्यूज मैं चाल समय निवेश से की बात करूँ कि अपना बच्चों का गर्व के कुमारी जो सरकार और तभी स्वरूप पूरा जिंदा जब उनको मौत हो गया और वो अदालत नाटक को तभी सबक था कि जब उनको शब्द दफन कर ढापू लोग खेती करना है, लेकिन मुश्किल करेंगे न जाने क्यों ये लुप्त शब्द जो सुन यूँ शब्द थे आप लोग अन्य ढूंढने लगा, एक दिन मुश्किल हो जाती है कुछ है दिक्कत हो जाती है और तब इन बाप चारा कम पड़ा कि शायद हमारे भी हो गया खुल होना चाहिए। ये भाषा अपनी गलत भाषा क्या ये तो सिर्फ भाषा का पारंपरिक शब्द है, भाषा का पार एक बदल कानूनी बात समाज का बात अब समाज का बात आज जो इसका बड़ा मंदिर है है ना, ये कोई आम बात है वो पुराना वो मित्रों खास बात है जो भैया बिल्डिंग में स्वरूप गुलाटी का आशीर्वाद और भाषा की बिल्डिंग बैठा है। आज भाषा पर हम है जगह जगह हम ये जो उसकी धर्म दिन होना चाहिए, ये सब मुख्य विषय उत्तराखंड धर्म दिन होना चलता है और धर्म के बीच में होकर बार बार धर्म की भाषा तो स्वरूप गुलाटी सच्चे सरदार की होगी कि हम अपनी भाषा अपनी बोली और अपना समाज में मजबूत कैसे हैं। जब गरीबी छाई तब तक प्यार चाहिए, जब हम गरीब छाई रिश्तेदार चाहिए, जब हम गरीब छाई नातादार चाहिए। आज दिल में ध्यान रखो नाता कर रिश्तेदार कर प्यार कर खिलाए तो हजारों से समाज में स्वरूप कल उन्होंने जिंदगी का है और कई बार अच्छी विषय उनकी आत्मा और उनकी आत्मा को विकसित कर उनको संघर्ष न मिलेगा जैसे आज यूपी उनकी ये स्मृति में ये कार्यक्रम करना चाहिए बहुत एक बार मंच अपना हो द्वि शब्द बोल दो एक बार शब्द हो फिर भी खुशी आज पैसा बिल्कुल बर्बाद 25-50 हज़ार तक संस्कृति सभ्य तो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरा मुश्किल पड़ जाए और मुश्किल अगर आने वाली पीढ़ी मुश्किल पड़ जाए कि यूँ सब अभी असरा स्वरूप जिंदगी मैंने बड़ा बहुत मुश्किल है। ये सभी सुंदर के साथ हम लोग अपना समाज है अपनी पूरी भाषा है मजबूत था और हम अगले बढ़ा युवा से माफी चाहता हूँ लेकिन दिखता हूँ कुछ नहीं किसी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महेश चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद के रूप में या अपने आशीर्वाद के रूप में दो शब्द कहेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने हृदय से माननीय स्वर्गीय स्वरूप ढूंढिया जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ
कुछ वर्ष बड़ी नज़दीकी से बिताने का मौका मिला और वो समय मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। पत्रकार बनना, लेखक बनना, कथाकार बनना, नाटककार बनना, ये बड़े संघर्षमय जीवन को भोग करके ही बना जा सकता है। और हमारे माननीय स्वरूप नौटियाल जी लेखक भी थे, कलाकार भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कवि थे। मेरे ख्याल से रचना की, साहित्यिक रचना की सारी विधाएं उनमें समाहित थी और जिस निष्काम भाव से उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासी समाज को अपनात्व किया, अपने विचार के एक होने के सूत्र में बनने का जो मंत्र किया, वह अभूतपूर्व था और अभूतपूर्व रहेगा। मैं सोचता हूँ कि जीवन में आदमी जो अपने लिए करता है उसका कोई महत्व नहीं होता। आदमी जो दूसरों के लिए करता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी के लिए उसको जाना जाता है। स्वरूप नौटियाल जी ने उत्तराखंड के समाज को और देश के हिंदी साहित्यकारों को जो दिया वह अभूतपूर्व दिया और दिन प्रतिदिन उनका यश धीरे धीरे ही फैला है, लेकिन बढ़ता ही जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों का उनके प्रति स्नेह ही है आपको यहाँ लाया, क्योंकि आज के इस व्यस्ततम जीवन में 2-4 मिनट निकालना जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ आप इतना समय लेकर के आए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश में एक से एक महान हस्तियां हैं। हेमा नौटियाल जी ने उत्तराखंड के संस्कृति के ऊपर जो शोध किया है वो बहुत ही गर्व का विषय है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज से 30-40 साल पहले जब हम यहाँ पे छोटी छोटी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय अपने बिजनेस का झंडा फहराने वाले हमारे भाई के नौटियाल जी यहाँ पे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में नए नए आयाम स्थापित किए। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज तो उत्तरायणी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन उत्तरायणी के संस्थापक हमारे भाई की नौटियाल जी हैं। हमारे सभी मित्र यहाँ पे जो है, मैं एक एक का हूँ तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं एक एक को अच्छी तरह से अपनापन महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों का, और मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर सत्येंद्र प्रयास जी भी आए हैं। इन्होंने आज पिछले समय से योगा के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और देहरादून में इनके रेगुलर वो क्लासेस लेते हैं और बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही इन्होंने जो योगा सिखा रहे हैं, पहली दफे है कि कोई योगा का शिक्षक मेडिकल को जोड़ करके, मेडिकल सिम्टम्स को जोड़ करके, मेडिकल प्रॉब्लम्स को जोड़ करके जो योगा सिखा रहे हैं हमारे डॉक्टर सत्येंद्र प्रयास जी यहाँ पर है। हमारे को बीच में सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हमारे स्वर्गीय नौटियाल जी हमारे उत्तराखंड के साहित्य को लेकर के चले, हमारे सबसे युवा हमारे बीच में श्री चारू तिवारी जी हैं, और जहाँ चारू तिवारी जी दिखाई देते हैं तो मुझे दिखाता है कि पूरा का पूरा उत्तराखंड आ गया है। इनका भी मेरे प्रति स्नेह रहा और मेरा भी उनके प्रति स्नेह, हम सबका सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा कि भाई विनोद को मैं नहीं जानता ये किस मिट्टी का बना हुआ है। स्वर्गीय नौटियाल जी के जाने के पश्चात जिस कष्ट से इसने पत्रिका को निकाला
मैं हर समय लड़खड़ाता रहा, लेकिन इसने बहुत मेहनत से निकाली और पता नहीं क्यों इसको शायद लगा होगा कि स्वरूप ढोंडिया जी का मेरे प्रति स्नेह था, इसलिए मुझे संरक्षक का बार बार करता मैं कुछ नहीं कर पाता, क्यों मुझे विचार में मुझे क्लांति होती है, क्यों मुझे संरक्षक कहता नहीं, वैसा संरक्षक तो आप ही रहेंगे। तो शायद ये स्वरूप ढोंडिया जी का आशीर्वाद होगा जिसकी वजह से मुझे रखा हुआ है। लेकिन इसकी हिम्मत को और इसके परिवार की हिम्मत को हम सबको सराहना है, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया वो काम है। आज तक इन लोगों ने कहीं भी किसी भी आजकल की पत्रिकाएं जो चलती हैं वो इससे चलती हैं कि हम कहाँ से क्या एडवर्टाइजमेंट ले लें, कहाँ से क्या प्रचार के लिए ले लें, किसको क्या कर लें, उन्होंने अभी तक एक पैसे के लिए कहीं कुछ कोशिश की है। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो मैंने कोशिश की थी कुछ बार, क्योंकि उस समय ऐसा था कि सरकारी नौकर अगर ठीक सा काम कर रहा है तो लोग बात सोचते थे कि इसके कहने में कुछ दे दिया जाए। मैंने स्वरूप ढोंडिया जी से कई दफे निवेदन किया कि आ जाए कुछ इसको पत्रिका को आर्थिक रूप से समर्थ कर दिया जाए, लेकिन वो कभी नहीं आए। और विनोद को मैंने कई दफे कहा, लेकिन इसने भी कभी इस दिशा में कोशिश नहीं की। यह इनकी सरलता और ईमानदारी का प्रतीक है। मैं अनुराधा दोनों बेटियों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कठिन संघर्ष को जो विनोद ने किया उसका पूरे साथ दिया है, और मैं इस पूरे परिवार को सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हालांकि हमारा यह पहला प्रोग्राम है, मुझे कहते अफसोस हो रहा है कि श्रीमती कमला ढोंडिया जी हमारे बीच में नहीं रही। पिछले साल इसी दरमियान में जब प्रोग्राम होना था उस समय गई, और ये पहला प्रोग्राम है जो उनके बिना उनके आशीर्वाद के हुआ, लेकिन उन दोनों का आशीर्वाद उन सबके साथ है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और उनके आशीर्वाद के साथ साथ आप सबका विश्वास इस पत्रिका के लिए है, इसलिए पत्रिका जरूर खुलेगी, चलेगी और आगे बढ़ेगी। मैं आप लोगों से अगर कुछ मांगूंगा तो आप थोड़ा सा मतलब नाराज मत होना। मैं ये कल्पना लेकर के आया हूँ इस पत्रिका को हम मासिक निकालें और पूरा कोशिश करेंगे कि इसी महीने अक्टूबर निकालें, क्योंकि आपका जो सहयोग मिलता है उस सहयोग के प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व होता है। हम उसको नहीं कर पाए उसका मैं व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पूरी तरह से दम लगाएंगे और अगले महीने से इस पत्रिका को मासिक अंक के रूप में निकालेंगे। और अगर हमें परेशानी आएगी तो मैं विनोद के लेकर के आपके घर में आऊँगा और आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं सुषमा जुगरान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब इस पत्रिका को अपना अमूल्य समय कई सालों से ले रही है, जिससे यह पत्रिका चल रही है। तो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं कि हम किसी से कुछ कर सकें। मैं उनका और उनके परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में अगर मैं दो जो इस पत्रिका के स्तंभ है, ये चार पहिए नहीं, इस पत्रिका के 3 ही पहिए हैं। एक स्तंभ ये है, 2 है एक हमारे गिरीश कोटला जी और दूसरे हमारे श्यामलाल शर्मा जी। अगर मैं इनका धन्यवाद नहीं कहूँगा तो मेरी ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं जगदीश जी का भी धन्यवाद करता हूँ, विनोद जी के चाचा जी का जो उनका सहयोग रहा है, और बाष्पानंद ढोंडिया साहब को हमेशा ही हमारे साथ उनका कृपा हस्त हमारे हाथ सिर पर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमको अपना स्नेह देते रहेंगे और इस पत्रिका को निश्चय ही मासिक अंक में शीघ्र से शीघ्र लाने में हम सबको साहस देंगे। इन्हीं सबों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार धन्यवाद महेश जी, आश्वासन देने के लिए। बड़ी है सभागार जलपान वगैरह की व्यवस्था है, ये तो संपन्न हो गया। अच्छे ढंग से अगली बार मिलेंगे और मासिक पत्रिका के साथ रहेंगे।
है।